नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज है दिनांक 10 मई 2023 और हम प्रतिदिन की भांति पुनः द हिंदू एनालिसिस लेकर उपस्थित हैं, जो आपकी कई सारी परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ सत्र में बने रहिए और पूरे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, वर्ड मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स को समझेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप होगी, साथ ही करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, देश दुनिया में हो रही घटनाओं से आप अवगत होंगे। बिल्कुल बारीक विश्लेषण आपको इस सत्र में मिलेगा और उसी सत्र को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वनडे एग्जाम से लेकर के हम यूपीएससी तक की बात करते हैं। हर एक में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इंग्लिश तो आजकल एक क्राइंग नीड है। क्राइंग नीड क्या होता है? नितांत आवश्यक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिना इंग्लिश के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती है ना। हमें हमें हर एक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश का ज्ञान भी मायने रखता है। तो हम ये नहीं कहते कि आप इंग्लिश को ही पढ़ें, बाकी भाषाओं को ना पढ़ें। आप इंग्लिश को भी पढ़ें, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिट आपको देगा आगे चल करके। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या आगे आगे प्राइवेट जॉब में भी आप जाना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके कैरियर में ये काफ़ी हेल्प करता है। चलो पहला टॉपिक देखते हैं, ग्रीन ग्रॉस बेयर्स। ठीक है, ये कार्बन टैक्स को लेकर है, जो यूरोपीय यूनियन लगाने जा रहा है, टैरिफ लगाने जा रहा है। ठीक है, वस्तुओं के आयात पर। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे भारत का जो निर्यात है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं सामान, वो प्रभावित होने जा रहा है। तो भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या क्या पेचीदगियां हैं इसमें, इसलिए इसको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सैल्वेजिंग द आइडिया एंड रियलिटी ऑफ मणिपुर। देखो, मणिपुर की यहाँ बात की गई है। अभी आप सभी जानते हैं मणिपुर जो है आग में जल रहा है आजकल। ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ की हालात इतनी खराब हो गई थी, स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी कि सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा, सेंटर को हस्तक्षेप करना पड़ा, आर्मी भेजनी पड़ी। तो ये जनजातीय समुदायों के बीच अविश्वास का मामला है, अविश्वास की स्थिति है। ठीक है, इसको हमने पिछले सत्र में कवर किया है, इस टॉपिक को, कि मणिपुर की स्थिति क्या है, मणिपुर के हालात क्यों खराब हुए। तो हम उसको देख सकते हैं, वहाँ पर आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियो में। और यहाँ यही समझिए कि मणिपुर की स्थिति अभी मतलब नियंत्रण में है, लेकिन सरकार को विश्वास तो बहाल करना ही पड़ेगा जनजातियों के बीच। ठीक है, जो आपसी मनमुटाव हो गया, एक तरह से अविश्वास की स्थिति खाई पैदा हो गई है। तीसरा टॉपिक है सीरिया होम कमिंग। सीरिया की स्थिति को लेकर चर्चा है। और चौथा है द राइट टू हेल्थ गोल एंड रोल फॉर ताइवान। हेल्थ गोल जो है, स्वास्थ्य लक्ष्य जो है, उसका जो अधिकार है। ठीक है, और ताइवान के लिए की जो भूमिका है उसमें, उसको लेकर चर्चा है। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं रखता। ठीक है, तो हम देखो क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स की शुरुआत से पहले हम वोकैब को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा वोकैब पढ़ लेते हैं कि वोकैब में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, चलो। और दूसरी बात कि अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप नए हैं तो। अगर पुराने हैं तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें अगर नए हैं तो। चलो फिर टॉपिक्स देखते हैं, उससे पहले हम वोकैब देखते हैं। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स व्हाट? प्रभाव, है ना, ये नाउन है। ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, तो इम्पैक्ट पड़ना हम कहते हैं उसे। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन सीमा सीमा समायोजन तंत्र। ठीक है, देखो कार्बन टैक्स की बात चल रही है, तो बॉर्डर का होता है सीमा, एडजस्टमेंट होता है समायोजन, मैकेनिज्म होता है तंत्र। तो पूरा एक कंप्लीट बन गया हमारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। आप मैकेनिज्म को व्यवस्था भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था। काउंटर होता है मुकाबला करना, प्रतिरोध करना, इस संदर्भ में है। प्लान्स मीन्स योजनाएं। आप सभी जानते हैं प्लान का योजना बनाना भी होता है और योजनाएं भी होता है। प्रोपोज, प्रस्ताव करना, प्रस्तावित करना, कोई उद्देश्य सामने रखना। ठीक है, अपने एक तरह से एक विचार को एक व्यवस्थित रूप में रखना, दैट इज कॉल्ड प्रस्ताव रखना। ठीक है, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस होता है लागू करना, सामने लाना, परिचय कराना। बात समझ रहे हो आप लोग? इंट्रोड्यूस बोलते हैं उसे। ठीक है, फ्रेमवर्क, ढांचा, एक रूपरेखा, फ्रेमवर्क। इंपोर्ट्स, ये मैंने बताया आपको, एक एक्सपोर्ट होता है जिसमें हम वस्तुओं को बाहर भेजते हैं, और एक इंपोर्ट होता है वस्तुओं को मंगाते हैं। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के। ठीक है, इंपोर्ट बाहर जाना, एक्सपोर्ट अंदर आना। ठीक है, सॉरी, इंपोर्ट आना और एक्सपोर्ट बाहर जाना।
तो एक्सपोर्ट मीन्स मान लो हमने कुछ सामान बेचा, ठीक है, मान लो स्टील भारत से निर्यात हुआ तो एक्सपोर्ट हो गया। और आया कुछ मान लो भारत में, जैसे कि मान लो मोबाइल फोन का या और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हमने आयात किया, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट, तुमने मंगाया विदेशों से। प्रोडक्ट्स मीन्स उत्पाद। सस्टेनेबल प्रोसेसेज मतलब सतत प्रक्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं या धारणीय प्रक्रिया भी कहते हैं आप इसे, ऐसी प्रक्रियाएं जो चलती रहती हैं या जो अफोर्डेबल हैं, वहनीय हैं। क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स मतलब जलवायु संबंधित उद्देश्य जो हैं। देखो जलवायु को लेकर आप सभी जानते हैं स्थिति क्या है ना, हर एक देश अभी देखो भारत में क्या, अभी गर्मी पड़नी चाहिए थी, कई जगह ठंडी पड़ रही है, एक तरह से बारिश हो रही है तो लोग एकदम पतले पतले चादर निकाल रहे हैं और आराम से सो रहे हैं। मीन्स मौसम उतना गर्म नहीं हुआ है जितना पहले साल हुआ था इस समय में, तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रभाव तो पड़ रहा है, ठीक है। तो जलवायु उद्देश्य जो है, जो क्लाइमेट एक्शन है उसको लेकर है, तो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स में जलवायु संबंधित उद्देश्य। इंपोर्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म मतलब आयात निगरानी तंत्र, आयात संबंधित कुछ निगरानी की बात करते हैं, तो मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी, मैकेनिज्म मीन्स तंत्र व्यवस्था। कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स मतलब कार्बन गहन आयात, और क्लीनर प्रोडक्शन स्वच्छ उत्पादन। सिग्निफिकेंट थ्रेट मतलब बड़े स्तर का जोखिम, रिस्क। ट्रेडिंग ब्लॉक व्यापार खंड। ट्रेड ऑफिशियल्स मीन्स व्यापारिक अधिकारी या व्यापार संबंधित जो अधिकारी होते हैं किसी देश के, ट्रेड ऑफिशियल्स कहे जाते हैं। ऑफिशियल्स मीन्स अधिकारी। टैकलिंग दिस रिस्क, रिस्क कब बोलते हैं बच्चों, जोखिम, खतरा, और टैकल बोलते हैं निपटना, ठीक है, उससे निपटना, उससे हैंडल करना। तो टैकलिंग दिस रिस्क होता है जोखिम से निकलना, जोखिम को हैंडल करना, प्रबंधित करना। चैलेंज चुनौती। ट्रांजिशन संक्रमण, ट्रांजिशन होता है, मान लो हम क्या हैं, मान लो कुछ हम प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है उस पर निर्भर नहीं होते हैं। अभी मान लो कोयले से विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है, हमने ट्रांजिशन किया और हमने क्या किया, हमने सौर ऊर्जा से उत्पादन शुरू कर दिया, तो ट्रांजिशन हुआ है, हम एक चीज से दूसरे चीज को में मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। गैल्वेनाइज होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ठीक है, तो गैल्वेनाइज मीन्स मोटिवेट करना, प्रेरित करना। चलो हमने देख लिया, अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो कैप तो हमने क्लियर कर ली। ग्रीन ग्रॉस बेयर्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपीय यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको लेकर चर्चा है यहाँ पर। तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, ग्रीन ग्रॉस हेयर क्या है, ठीक है। देखो यूरोपीय संघ की जो कार्बन टैक्स योजनाओं से निपटने के लिए वो जो यहाँ पर है, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड काउंटर जो वारंटेड टू टैकल द यूरोपीय यूनियंस कार्बन टैक्स प्लान्स। यूरोपीय यूनियन का जो कार्बन टैक्स प्लान्स है, कार्बन टैक्स योजना है, उससे निपटने के लिए भारत को बड़े स्तर पर अप्रोच बनाने की आवश्यकता है। ऐसे मल्टी प्रोलॉन्ग्ड काउंटर करना पड़ेगा, ठीक है, बहुआयामी उपाय भारत को करने पड़ेंगे। मल्टी प्रोलॉन्ग्ड किसे बोलते हैं, बहुआयामी को बोलते हैं, बहुआयामी उपाय भारत को करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग दिस अक्टूबर, इस अक्टूबर से अगर शुरुआत की जाए, यूरोपीय यूनियन प्रोपोजेज टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क कोड लेविंग अ कार्बन टैक्स ऑन इनपुट्स ऑन प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट रिलाई ऑन नॉन ग्रीन और सब ऑप्टिमली। देखो इस अक्टूबर से यूरोपीय यूनियन जो है एक प्रस्ताव ला रहा है कि फ्रेमवर्क ला रहा है जो कार्बन टैक्स लाएगा, ठीक है, कार्बन टैक्स लगाएगा उन प्रोडक्ट्स पर जो नॉन ग्रीन मतलब एक तरह से जो हरित व्यवस्था से नहीं बनते हैं, है ना, जिनमें जो है कि जो हरित साधनों का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब बात समझ रहे हो मेरी। तो इसमें बात यहाँ पर यह बनती है कि कार्बन उत्सर्जन शुल्क लगाएगा वो, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि उस पर जो है जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं उस पर हमें जो है उस प्रभावित होगा, उस पर कुछ टैक्स वगैरह लग जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। चलो एंड वे कार्बन एमिशंस आर डीम टू हैव नॉट बीन एडिक्वेटली प्राइस्ड, ठीक है, जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को सही से नहीं हैंडल किया गया है वहाँ उस पर वो चार्ज लगाएगा, कुछ मैकेनिज्म के तहत लगाएगा। देखो दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है, विल बिगिन विद एन इम्पोर्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ये स्टार्ट होगा
जिसमें कि आयात निगरानी तंत्र शामिल होगा, ठीक है, आयात की निगरानी की जाएगी। एंड कल्मिनेट इन द लेवी ऑफ ड्यूटीज एज डिटरमाइंड फ्रॉम जैन 2026 मतलब जनवरी 26 से ना इस पर लेवी लगेगा, शुल्क लगेगा उन उत्पादों पर, ठीक है। द EU आर्ग्यूज दैट, EU का तर्क है, यूरोपीय यूनियन जानते हो ना, यूरोपीय संघ जो है उसका तर्क है कि CBAM जो है ना उससे यह सुनिश्चित होगा, इंश्योर होगा कि जो यूरोपीय यूनियन के जो जलवायु उद्देश्य हैं वो मतलब पूरे हों, वे अंडरमाइंड नहीं हो कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट से, मतलब कार्बन गहन इंपोर्ट से, जो कार्बन गहन आयात हैं, ठीक है। तो उससे इससे क्या होगा, अपने जलवायु संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ये हतोत्साहित करना चाहता है कार्बन गहन उत्पादों को, कार्बन जिसमें कार्बन प्रोडक्शन होता है जिस उत्पादों से, उसको क्या करना चाहता है, ये हतोत्साहित करना चाहता है। और उन देशों को कहना चाहता है कि आप स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रस्थान करें एंड स्प्रेड क्लीनर प्रोडक्शन इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। और इसने कहा कि भाई इससे ना पूरी दुनिया में क्लीनर प्रोडक्शन होगा, मतलब ऐसा उत्पादन होगा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, देश स्विच करेंगे, ठीक है, उसकी ओर, मतलब एक तरह से इसमें कि देश जो हैं वो हरित ऊर्जा की ओर स्विच करेंगे, उससे जो ग्लोबल जो क्लाइमेट संकट है उसे निपटने में मदद मिलेगी और यूरोपीय यूनियन को भी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स। मैंने अभी आपसे कहा कि यह भारत के कुछ जो बड़े एक्सपोर्ट हैं उसके लिए बड़े खतरे बन के उभरा है, ठीक है, टू द ट्रेडिंग ब्लॉक। जैसे कि आप बात करो यहाँ पर आयरन अयस्क की, लोहे लौह अयस्क की, स्टील की बात करो, ठीक है। कार्बन जो लेवीज एस्टीमेट है इसमें 19.8% से लेकर के 5207% तक कार्बन कर लग जाएगा इस पर, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मान लो 19 से 52% तक कार्बन कर लग जाएगा तो दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे और उससे उसका मार्केट वहाँ प्रभावित होगा, तो एक्सपोर्ट तो भारत का बाधित होने जा रहा है। ड्यूरिंग अ विजिट टू फ्रांस इन अर्ली अप्रैल, फ्रांस में जो फ्रांस की जो विजिट थी कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल की, है ना, अप्रैल में, शुरुआती अप्रैल में, was too early to gauge the tax impact on Indian exports and operational clarity was yet to emerge। देखो एक भारतीय आयात को तो एक तरह से निर्धारित करना होगा, व्यवस्था बनानी होगी, उसी के पहल में था ये। बाय लास्ट थर्सडे की बात करूं, द टॉप ट्रेड ऑफिशियल्स वर मोर असर्टिव एंड टर्म टेकिंग दिस रिस्क एज वन ऑफ द टॉप आइटम्स ऑन द गवर्नमेंट्स एजेंडा विद सेवरल ऑप्शंस बीइंग एक्सप्लोर्ड। जो बड़े जो शीर्ष स्तर के जो व्यापार पदाधिकारी हैं वो बिल्कुल देख रहे हैं कि इस रिस्क को ना कैसे निपटा जाए, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, उसे एक बड़े सरकार जो है इसे एक बड़े प्राथमिकता के तौर पे ले रही है। इट इज क्रिटिकल दैट, ये बिल्कुल क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है कि सेंटर रिएक्ट्स विद ग्रेटर अलैक्रिटी टू व्हाट मे बी कंसीडर्ड बाय सम एज अ सोफिस्टिकेटेड ट्रेड बैरियर डॉड इन greenwashing optics proposed by the EU. Last year, about a third of India's iron, steel and aluminum products, for instance, were shipped to EU members। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है, अगर हम ना आंकड़े की बात करें, ठीक है, देखो इतना लग जाएगा, ये इस पर टैक्स लग जाएगा इतना, तो समस्या यहाँ पर ये है कि जो केंद्र जो है, ठीक है, वो एक तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है लेकिन उतनी इफेक्टिवली प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। भारत सरकार उतनी इफेक्टिवली प्रतिक्रिया इस पर नहीं कर रही है, सही से डील नहीं कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बाधा बनेगी आगे चल करके व्यापार के लिए। अगर बात करूं इसका इम्पोर्टेंस व्यापार का इस संदर्भ में है, हमारे एक्सपोर्ट का संदर्भ जो इम्पोर्टेंस है इस संदर्भ में है कि हमने EU जो मेंबर्स हैं, यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको जो निर्यात किया था पिछले साल, ठीक है, तो हमारा जो लोहा है, लौह अयस्क है या फिर स्टील है, एल्युमिनियम है, उसका 1/3 तो EU मेंबर्स को गया था। 1/3 टोटल जो हमारा निर्यात था उसका 1/3 कहाँ गया था, EU सदस्य को गया था। तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है इन प्रोडक्ट्स के 1/3 का जो है वो यूरोपीय संघ के सदस्यों को जाना, लेकिन अब वो बाधित होता दिख रहा है, ठीक है। अगर आप बात करो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की, जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ ड्राइवर है हाल के वर्षों में, ठीक है, हम बड़े उसको तौर पर एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसको वुड बी इम्पैक्टेड टू, वो भी प्रभावित होगा। जो लार्जर प्लेयर्स हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी कंपनियां हैं, across sectors are gradually turning to greener technology। बड़ी कंपनियां डेफिनेटली हरित प्रौद्योगिकी की ओर प्रस्थान कर रही हैं, मतलब ऐसी प्रौद्योगिकी को अपना रही हैं जिसमें कार्बन का उत्पादन नहीं होता है, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। बट द ट्रांजिशन इट्स टाइम, लेकिन इस संक्रमण को, इस परिवर्तन को आने में समय लगेगा।
इवन मोर सो फॉर स्मॉलर बिजनेस, खासकर जो छोटे बिजनेस हैं वो उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हरित प्रौद्योगिकी क्या है, महंगे हैं, ठीक है, उसे अपनाना महंगा पड़ रहा है, तो थोड़ा समय लग रहा है इन लोगों को टू मूव अवे फ्रॉम लीगेसी कार्बन हैवी टेक्नोलॉजी सच एज ब्लास्ट फर्नेस फॉर स्टील मेकिंग। स्टील मेकिंग के लिए क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेसेज काम आते हैं, ठीक है। तो इस ब्लास्ट फर्नेसेस से हट के अगर हम मान लो मतलब आगे बढ़े हैं, ये देखो कार्बन हैवी टेक्नोलॉजी है, इसे है ना, इसमें कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन मान लो हरित की ओर प्रस्थान करने में समय तो लगेगा ही। EU बिलीव्स दैट, EU का विश्वास है, EU मानता है ना, यूरोपीय यूनियन ये मानता है कि कार्बन टैक्स इज कंपेटिबल विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स, कि उसका मानना है कि जो कार्बन टैक्स हम लगा रहे हैं ना, तो वो जो है यूरोपीय संघ जो है का मानना है कि कार्बन टैक्स को लगा जो रहा है तो विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुकूल है, मानदंड बोलते हैं इसको, नॉर्म्स को, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स हैं उसके कंपेटिबल है, अनुकूल है ये कार्बन टैक्स। कौन मानता है, EU मानता है, यूरोपीय यूनियन। लेकिन इंडिया इज लुकिंग टू चैलेंज दैट, लेकिन भारत इसे चुनौती देने को सोच रहा है, ठीक है, इसका प्रतिरोध करने की सोच रहा है। इट मे ऑल्सो फ्लैग द इनकम्पैटिबिलिटी विद द यूएन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क्स व्हिच मूड्स कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग नेशंस। और देखो ये ना एक तरह से जो यूएन का जो क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क है, जलवायु परिवर्तन ढांचा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसके प्रति भी प्रतिकूलता दर्शाता है, क्योंकि देखो वहाँ पे जो फ्रेमवर्क क्या कहता है, फ्रेमवर्क कहता है कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश है, दोनों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति, ठीक है, विभिन्न अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, ठीक है। विकसित देश तो वैसे ही काफ़ी यूज कर चुके हैं, विकासशील देशों को भी तो मौका मिलना चाहिए, तो विकसित देश जो है वो ज़्यादा पहल करें, अब विकासशील देश भी साथ साथ पहल करेंगे, क्योंकि विकासशील देश सक्षम नहीं है उतने उस स्तर पर जितने स्तर पर विकसित देश हैं पैसे खर्च करने में, धन खर्च करने में, तो विकसित देश आगे आए, ठीक है, ये फ्रेमवर्क कहता है यूएन का। बट इवन इफ दीज आर्गूमेंट्स आर अपहेल्ड, अगर ये आर्गूमेंट्स अपहेल्ड होते हैं, समर्थित होते हैं, दीज टू एवेन्यूज लैक एनफोर्समेंट ऑप्शंस, so a threat of retaliatory tariffs on EU imports is also being weighed even as plans are afoot to quantify the various carbon tax levied in India। देखो दूसरी बात कि भारत उस चुनौती से देगा, ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप देखो कि अगर इस तर्कों का आप समर्थन सपोर्ट कर दो, लेकिन अगर मान लो अगर इन्फोर्समेंट नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लो भारत की बातें नहीं मानी जाती हैं, यूरोपीय संघ अगर लगा ही देता है, ठीक है, तो अगर यूरोपीय संघ भारत के साथ अगर आयात पर बैरियर लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो भारत भी लगा देगा उसके आयात पर, वहाँ से जो सामान आयात होगा यूरोपीय संघ से, जो EU जो इम्पोर्ट्स होगा, यूरोपीय संघ से जो सामान जो आएंगे भारत आयात होंगे, तो भारत उस पर क्या लगा देगा, टैक्स लगा देगा, तो भारत उपाय करेगा ही, ठीक है, रिटेलिएट तो करेगा ही, है ना, प्रतिरोधात्मक उपाय तो करेगा ही, ठीक है। हैविंग पोजिशन इटसेल्फ एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ हुए जो ग्लोबल साउथ बोलते हैं जो विकासशील देश हैं, ठीक है, एशिया के, दक्षिण एशिया के, उसको बोलते हैं। तो ग्लोबल साउथ की भारत आवाज है, भारत प्रमुख भूमिका निभाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे कहा गया कि देखो भारत की ग्लोबल साउथ में महत्वपूर्ण भूमिका है, इंडिया मस्ट प्ले द पार्ट ऑफ द हिल्ट वाइल एट द हेम ऑफ G20 दिस ईयर। देखो भारत G20 का अध्यक्ष है इस समय, ठीक है, तो भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, आगे आके मुखर होकर बोलना चाहिए, एंड गैल्वनाइज अदर नेशंस टू टेक ऑन EU's कार्बन टैक्स फ्रेमवर्क, और दूसरे देशों को भी प्रेरित करना चाहिए भारत को कि वो आगे आए और जो EU के कार्बन टैक्स फ्रेमवर्क है ना उसका मुकाबला करें, उससे निपटें, ठीक है। चलो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हैविंग पोजिशन्ड इटसेल्फ एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, कि भाई ग्लोबल साउथ की भारत आवाज है, अब भारत को बिल्कुल सामने आना चाहिए, मुखर होकर आना चाहिए। द चैंपियनिंग नीड्स नॉट रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन कंसर्न्स बट द फार वर्ड्स implications the CBAM entails for poorer countries, many of whom rely more heavily on minerals resources than India does। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह बनती है कि ये जो देश हैं, ठीक है, ये अपने चिंताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, भाई इनकी चिंताएं, ठीक है, जलवायु जो उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकना, ये सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CBAM जो है, जो इन्होंने बनाया है, व्यवस्था बनाई है यूरोपीय यूनियन ने, इसका सबसे खराब प्रभाव पड़ता है गरीब देशों पर। और गरीब देश ना आपकी तरह सक्षम नहीं है, जो विकसित देश हैं, ठीक है, यूरोपीय यूनियन की तरह सक्षम नहीं है गरीब देश,
तो गरीब देश जो है मुख्य रूप से जो मिनरल रिसोर्सेज के लिए, जैसा कि भारत है, तो ये लोग कार्बन गहन प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर हैं, तो इनको समय लगेगा। तो यूरोपीय यूनियन को चाहिए कि भाई इन्हें समय दे, और ये भी हरित ऊर्जा की ओर प्रस्थान करेंगे, हरित प्रौद्योगिकियों की ओर प्रस्थान करेंगे गरीब देश, लेकिन समय लगेगा। तो यूरोपीय यूनियन को समझना चाहिए और ये बात विकसित देशों को समझनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं पर चर्चा की गई है कि अगर ये बात आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये बात नहीं बनती है, भारत चैलेंज करेगा तो ठीक है, आगे समस्या बनी ही रहती है। तो एक स्थिति यही बनती है कि भारत भी जो प्रतिरोधी उपाय करेगा, रिटेलिएटरी जो मेजर्स हैं भारत अपनाएगा, रिटेलिएट करेगा, तो फिर ये व्यापार युद्ध होगा एक दोनों देशों के बीच में, दोनों समूह भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में। ठीक है, तो किसी के लिए भी अनुकूल नहीं है। यूरोपीय यूनियन को भी इस बात को समझना चाहिए। अब भारत अपने हित की तो सोचेगा ही, कोई भी देश अपने हित की सोचता है, सही बात है। और खासकर जो विकसित देश हैं पूरी संपदा का, पूरी व्यवस्था का इतना दोहन कर चुके हैं, उन्हें ज़्यादा पहल करनी चाहिए। ठीक है, विकासशील देश भी धीरे धीरे करेंगे, लेकिन उनके सहभागी बन करके। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, जानकारियाँ अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कर कमेंट तो बस करें। तो तब तक के लिए, अर्थात कल तक के लिए, जब हम नए सत्र लेकर आए, हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।